हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके क्रैश कोर्स का थर्ड क्लास में। और आज क्रैश कोर्स का थर्ड क्लास है जिसमें आपका सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड क्लास है। इसमें जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें उसी क्वेश्चन को रखा गया है जो आप सभी के लिए जरूरी है और बोर्ड में आने वाली है और आने की संभावना है। तो देखिए, अब जो भी बच्चे क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 10, आपका सेकेंड चैप्टर का 9th क्वेश्चन हो चुका है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें से 9 हो चुका है। आज आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए, असामान्य अनुभार तथा वियोजन की मात्रा को परिभाषित करें। समझना है कि असामान्य अनुभार वाले तथा वियोजन की मात्रा को परिभाषित करें। ये सब क्या है? देखिए, असामान्य अनुभार वाले क्या होता है? असामान्य अनुभार वह पदार्थ जो विलयन में वियोजित होता है। वह पदार्थ जो विलयन में वियोजित होता है, इसका मतलब कि वंचित होता है या फिर वियोग्य होता है, उसका अनुभार सामान्य अनुभार से कम होता है। उसका अनुभार जो है सामान्य अनुभार से और कम होता है, मतलब कि सामान्य की अपेक्षा इसका जो भार होता है वो कम होता है। और उस पदार्थ का अनुभार जो विलयन में संगठित होती है उसका अनुभार सामान्य से अधिक होता है। जो विलयन में उपस्थित होता है उसका अनुभार सामान्य से अधिक होता है। जो वंचित होता है उसका जो अनुभार होता है वो सामान्य की अपेक्षा कम होता है। तो इस प्रकार के अनुभार सामान्य अनुभार कहा जाता है। इस प्रकार के अनुभार को हम लोग सामान्य अनुभार कहते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए, वियोजन की मात्रा, विलयन के अब है कि वियोजन की मात्रा क्या है? तो ये तो था असामान्य अनुभार, ठीक है। अब देखेंगे कि वियोजन की मात्रा क्या है, समझेंगे वियोजन की मात्रा। देखिए, ये है आपका वियोजन की मात्रा। ये वियोजन की मात्रा है। तो विलयन के अणुओं का वह भाग जो आयनों में वियोजित होता है, किसी विलयन के अणु का वह भाग जो आयनों में वियोजित होता है, यानी कि आयनों में वंचित या फिर वियोग होता है, तो वियोजन की मात्रा कही जाती है। उसी को हम लोग वियोजन की मात्रा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये है वियोजन की मात्रा इक्वल, वियोजन की मात्रा इक्वल पदार्थ के वियोजित मोलों की संख्या। फॉर्मूला होता है वियोजन की मात्रा इक्वल पदार्थ के वियोजित मोलों की संख्या बटे में पदार्थ के लिए गए कुल मोलों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि अल्फा इक्वल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण। अभी हम सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। इसका दो नाम है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या होता है और इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में देखना है। देखिए, एसिड विघटीय मिश्रण, इसमें देखिए बताते हैं कि ये ऐसा मिश्रण है जिसमें जो कि कोई भी पदार्थ वाष्प की अवस्था में या फिर द्रव की अवस्था में, द्रव की अवस्था या फिर वाष्प की अवस्था में उसका जो संघनन होता है, यानी कि उसकी जो मात्राएं होती है वो समान होना चाहिए। उसी को हम सब एजियोट्रॉपिक मिश्रण या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं ऐसे द्विघटीय मिश्रण जिनका द्रव वो वाष्प प्रवस्था में संघटन समान होता है। द्रव और वैसे द्विघटीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रवस्था में संगठन जो होता है समान होता है तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण
स्थिर ताप पर ही उबलते हैं, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। रहा बात प्रकार का, स्थिर क्वाथी मिश्रण समझ में आएगा कि उनका जो होता है, जो द्रव अवस्था में और वाष्प की अवस्था में संघटन जो होता है समान होना चाहिए, और फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण स्थिर ताप पर ही, उसका टेम्परेचर स्थिर ही होना चाहिए, तो उसी को हम सब स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। चलिए इनके प्रकार है, इनके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। फर्स्ट है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, और सेकेंड है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये आपका फर्स्ट था और ये सेकेंड है। अब देखिए कि अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। यह अधिक मात्रा ऋणात्मक विचलन के कारण होता है। यह अधिक मात्रा ऋणात्मक विचलन के कारण होता है। उदाहरण है कि 95.5% आयतन इथेनॉल का जलीय मिश्रण, यानी कि जो 95.5% इथेनॉल का जलीय मिश्रण है वो वाष्प की अवस्था एवं द्रव की अवस्था दोनों में संघटन उसका समान होगा, ठीक है, नहीं घटेगा और नहीं बढ़ेगा। अब है कि न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण, यह अधिकतम धनात्मक विचलन के कारण होता है। ऋणात्मक जो है अधिकतम अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण जो है अधिकतम ऋणात्मक विचलन के कारण होता है, लेकिन वही न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण जो है वह अधिकतम धनात्मक विचलन के कारण होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 68% नाइट्रिक अम्ल तथा 32% जल का मिश्रण विलयन, यानी कि इस प्रकार के मिश्रण का द्रव एवं वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है। देखिए इस प्रकार के मिश्रण में द्रव और वाष्प की अवस्था में संघटन जो होता है वह समान होता है। समझ में आ गई। स्थिर क्वाथी मिश्रण या फिर एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है। तो इस प्रकार से आप सभी को बारी बारी क्रैश कोर्स में सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दिया जाएगा, और सब अपने अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एल्कोहल एवं जल के विलयन में अंतराण्विक आकर्षण किस प्रकार की भूमिका अदा करता है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एल्कोहल एवं जल के विलयन में अंतराण्विक आकर्षण, यानी कि जो आंतरिक आकर्षण बल होता है किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, तो इसके बारे में समझेंगे। जल एवं एल्कोहल के अणुओं के बीच, ठीक है, जल एवं एल्कोहल के अणुओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन होता है। सही बात है, जल एवं एल्कोहल के अणुओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन होता है, जिसके कारण क्या होता है, एल्कोहल एवं जल को मिश्रित करने पर अंतराण्विक आकर्षण घटता है। जब जल को और एल्कोहल को मिश्रित किया जाता है तो जो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन होता है फिर आकर्षण होता है वो घटने लगता है, यानी कि एक दूसरे से वह दूर होने लगता है जबकि नजदीक नहीं आता है, धीरे धीरे घटने लगता है। तो मिश्रण का वाष्प दाब, यहाँ दाब होगा, मिश्रण का वाष्प दाब उम्मीद से कहीं अधिक होता है, तो विलियम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। तो जो विलयन होती है, एल्कोहल और जल को मिलाने से जो विलयन बनता है वह विलयन जो है राउल्ट के नियम से किसका, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने लगता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है, ताप के बढ़ने से किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है, क्यों? जब ताप बढ़ता है तो किसी गैस में द्रव की विलेयता क्यों घटती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। गैस की द्रवों में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अब है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। वही ऊष्मा शोषी प्रक्रिया रहता है तो क्या होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया।
गैस की द्रवों में विलयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकल जाता है। एवं इस प्रक्रम में एंट्रोपी घटती है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी जो होता है घट जाता है। तापक्रम बढ़ाने से प्रक्रम विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगती है। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो प्रक्रम होते हैं, होने की क्रियाएं जो होती है वह अग्रसर विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगती है। तो ताप के बढ़ने से घुलनशीलता घटती है। तो जब ताप बढ़ने लगता है तो घुलने की जो क्षमताएं होती है वह घुलनशीलता घटने लगती है, धीरे धीरे घटने लगती है। एवं एंट्रोपी जो होता है वो बढ़ने लगता है। एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ने लगता है। चलिए समझ में आ गया कि ताप के बढ़ने से किसी गैस की द्रव में विलयता क्यों घटती है। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एंट्रोपी घटती है। तापक्रम बढ़ाने से प्रक्रम विपरीत दिशा में रहती है। चलिए नेक्स्ट है, अब है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 13 तक ही था और अब है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परासरण एवं विसरण में क्या अंतर है। इसमें कि परासरण एवं विसरण में क्या अंतर है। तो परासरण की प्रक्रिया क्या होती है ये देखेंगे। जब शुद्ध विलायक किसी एसपीएम को पार करके तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करता है। ये आपका देखिए, मान लीजिए ये तनु विलयन है और ये सांद्र विलयन है, ठीक है। ये तनु हो गया आपका और ये सांद्र हो गया। ये जो तनु विलयन है, इधर से तनु विलयन से, देखिए हम डायग्राम के द्वारा बताते हैं, आप सबको अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम से। पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी शुद्ध विलयन का विलायक किसी एसपीएम को पार करके, यानी कि एसपीएम का मतलब आपका हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करती है, तो उसी प्रवाह को हम सब परासरण विलयन कहते हैं, परासरण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका तनु विलयन है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया, ये आपका तनु विलयन हो गया और इधर आपका सांद्र विलयन हो गया। और ये आपका जो है एसपीएम हो गया, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो क्या बोल रहा है कि किसी विलयन में शुद्ध विलायक जो है वह किसी एसपीएम को पार करके, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, देखते हैं वही है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करता है। देखिए यहाँ गमन कर रहा है, कहां से कहां कर रहा है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करता है। तो इस प्रक्रिया को हम सब परासरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, और समझेंगे कि दोनों में अंतर। अब विसरण क्या है, तो विसरण जो है हाई से लो की ओर आती है, हाई से लो की ओर, हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर गमन करती है, उसी को हम सब विसरण कहते हैं। देखिए अंतर क्या है इसे देखते हैं। फर्स्ट है आपका कि शुद्ध विलायक का विलयन की ओर या विलायक का तनु विलयन की ओर से सांद्र विलयन की ओर किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। वही बात है कि किसी एसपीएम को पार करके तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर की प्रवाह को परासरण कहते हैं। चलिए विसरण देखिए, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी भी पदार्थ के गमन को हम सब क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। उच्च से निम्न की ओर गमन को हम सब
इसे हम सब विसरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर है, पाषाण से द्रव के द्वारा दर्शाया जाता है। जो पाषाण की क्रिया है वह द्रव के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन विसरण की जो प्रक्रियाएं हैं वह द्रव और वाष्प दोनों के द्वारा, सॉरी, द्रव एवं गैस दोनों के द्वारा दर्शाया जाता है, जो विसरण है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, परासरण को अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। हाँ, परासरण की प्रक्रिया जो है उसको बाहर से दाब को आरोपित करके उसे रोका जा सकता है, लेकिन या फिर विपरीत दिशा में किया जा सकता है, या इस क्रिया को विपरीत दिशा में भी किया जाता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी किया जाता है। और इसमें देखिए विसरण जो है, विसरण को रोका या विपरीत दिशा में नहीं किया जा सकता। विसरण को नहीं रोक सकते हैं और नहीं इसे विपरीत दिशा में कुछ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर है, सिर्फ विलायक के अणु का गमन होता है। हाँ, प्रसरण में सिर्फ शुद्ध विलायक के अणु का क्या होता है, गमन होता है। और देखिए विसरण में हो गया कि विलायक एवं विलय दोनों के अणु विपरीत दिशा में गमन करते हैं। विसरण में आपका विलायक एवं विलय दोनों के अणु जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समझ में आ गई। ये सब आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। इसमें क्या बोल रहा है, मूल अंश, यहाँ पे आपका अंश हो जाएगा, ये अंश है, मूल अंश। फर्स्ट है मूल अंश और सेकंड है मूललता यानी कि मोलैलिटी, और फिर थर्ड है मोलरता यानी कि मोलैरिटी, और सेकंड है और फोर्थ है सामान्यता है नॉर्मलिटी। तो इन सभी को बारी बारी से पढ़ना है। ये देखिए मूल अंश क्या होता है कि किसी विलय में विलय की मूलों की संख्या एवं कुल विलय के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। जैसे देखिए कि इसे मूल प्रभाज भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, परिभाषा से चलते हैं। मूल अंश या फिर मूल प्रभाज, विलयन में किसी अवयव के मूलों की संख्या, देखिए विलयन में किसी अवयव के, अवयव मतलब अनुपरमाणु जो भी है, अवयव के मूलों की संख्या एवं उनके सभी अवयवों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। एक मूल की संख्या एवं उनके कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश या फिर मूल प्रभाज कहते हैं। इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ अवयव का मूल अंश, फॉर्मूला है कि अवयव का मूल अंश इक्वल क्या होता है, तो अवयव के मूलों की संख्या बटे में सभी अवयवों के मूलों की कुल संख्या के अनुपात, वही समझिए, अवयव के मूलों की संख्या बटे में सभी अवयवों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए यहाँ क्या है कि किसी द्विअंगी विलयन में अवयव ए का मूल अंश एक से, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, जिसमें दो द्रवों का विलयन होता है, द्विअंगी विलयन होता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, किसी द्विअंगी विलयन में अवयव ए का मूल अंश एक से हो गया, ठीक है, तो इक्वल में Na बाई Na प्लस NB, ये आपका फॉर्मूला है, Na बाई Na बट्टे Na प्लस NB, जहाँ पे एक से जो है अवयव ए का मूल अंश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और Na जो है वो आपका अवयव ए के मूलों की संख्या है, NB जो है अवयव बी के मूलों की संख्या है, और Na प्लस NB विलयन में सभी अवयव के मूलों की कुल संख्या या ताप पर निर्भर नहीं करता है। मूल अंश जो है, मूल अंश, मूलता, ये सब ताप पर निर्भर नहीं करता है, वही मूलरता जो है ताप पर निर्भर करता है। चलिए देखिए अब आया मूललता। फर्स्ट मूल अंश समझिए और सेकेंड आपका है मूललता। देखिए अब मूललता क्या है तो बता देते हैं कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूललता कहते हैं। मूललता जो है एक
केजी विलायक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए 1 केजी और 1 केजी या फिर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और जो मोललता है उसे हम छोटा क्या स्मॉल एम से सूचित करते हैं, मोललता को स्मॉल एम से सूचित करते हैं। और इसके इकाई जो होती है वो मोल प्रति केजी होती है। ठीक है, मोल प्रति केजी होती है। अब देखेंगे मोललता इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, तो विलय के मोलों की संख्या अब बटे में 1 केजी या फिर 1000 ग्राम में विलायक का मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान, ये आपका फॉर्मूला होता है। विलायक का यहाँ द्रव्यमान हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि विलय की मोलों की संख्या बटे में 1 केजी विलायक में विलायक का द्रव्यमान। और यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोललता जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है और मोलन्स भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब है आपका मोलरता। मोलरता क्या होता है, जो मोलरता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के आयतन को या फिर विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। देखिए 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से सूचित करते हैं, फिर निरूपित करते हैं। मोलरता का इकाई आपका मोल प्रति लीटर होता है। और देखिए मोलरता का फॉर्मूला, विलय की मोलों की संख्या अब बटे में विलायक का लीटर में आयतन, यह ताप पर निर्भर करता है। मोलरता जो है ताप पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हूँ कि समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है, 4th है सामान्यता यानी कि नॉर्मलिटी। सामान्यता क्या है, तो देखिए 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए घुलने के यानी कि विलय के समतुल्यांकों की संख्या को सामान्यता कहा जाता है। इसे एन द्वारा सूचित करते हैं, फिर निरूपित करते हैं। अतः सामान्यता इक्वल, सामान्यता आपका 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के मोल की संख्या। ठीक है, और सामान्यता इक्वल फॉर्मूला होता है घुल के ग्राम में समतुल्यांक की संख्या या बटे में घोल का आयतन। ये आपका घोल का आयतन हो गया आपका लीटर में, ये फॉर्मूला हो गया। और इसे हम एन से सूचित करते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।